वो आती है असोदे ऋण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। अब देखिए बैड डेट्स क्या होता है। देखिए जो हमारा बिजनेस होता है अक्सर उधार लेन देन पर चलता है, तो हमारे जो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं तो जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो कौन होते हैं, हमारे देनदार होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, देनदार, यानी जो हमें पैसा देंगे। और कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो हमारी संपूर्ण रकम का भुगतान नहीं करते, क्योंकि जब हम उधार माल बेचते हैं तो उनमें से कुछ रकम ऐसी होती है जो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। और ये जो रकम है इसको हम वाणिज्यिक भाषा में क्या बोलते हैं, अशोध्य ऋण, यानी ऐसा ऋण जो हमें प्राप्त नहीं हुआ या प्राप्त ना होने की संभावना है। और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो व्यापार के लिए जब व्यापार को कोई पैसा नहीं मिलेगा तो व्यापार के लिए क्या होगा, व्यापार के लिए हानि होगी। और प्रत्येक एडजस्टमेंट आपको मालूम है 2 टाइम्स जाती है, 2 जगह जाती है। तो जब व्यापार अपना खाता बना रहा है तो P&L की कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। और जो भी देनदार होगा, ठीक है, उसमें से हम घटाकर दिखा देंगे, यानी डेटर्स में से हम घटाकर दिखाएंगे। अब देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो देखिए जब हम जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, उसे हम P&L में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो एंट्री भी हम डेबिट साइड में ही डालेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, देखिए डेटर्स हमने क्या किया, अब देखिए बैड डेट्स हमने डेबिट में क्यों किया, बैड डेट्स हमने डेबिट में इसलिए किया क्योंकि हमारा क्या है, खर्चा है। और डेटर्स में से जब हम घटाएंगे तो डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो डेटर्स हमारे कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, असेस्ट हमारी डेबिट में जाती है। और जब वो कम हो जाएंगे तो हम उसे क्या दिखाएंगे, टू सन्ड्री डेटर्स। तो हमने एंट्री बना दी 4 बैड डेट्स चार्ज ऑन डेटर्स। ठीक है, फिर देखिए आपकी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है वो आती है असोदे ऋण तथा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डाउट्स फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो देखिए व्यापारी यह जानता है कि देनदारों से पूरी रकम वसूल नहीं हो पाती, कुछ न कुछ रकम अवश्य डूब जाती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अतः वह अपने पिछले अनुभव के आधार पर कुछ देनदारों पर एक निश्चित प्रतिशत से क्या करता है, असोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए, यहाँ पे ये देखिए ये क्या लिखा है, ये अशोध्य लिखा है यहाँ पर, अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए लाभ में से एक आयोजन करता है, समायोजन करता है या आयोजन करता है। मतलब जैसे आप इसको इस तरह से समझिए कि आप पैसा जोड़ते हैं बैंक में, क्यों जोड़ते हैं, ताकि आपको आने वाले भविष्य में आप बैंक से पैसा निकाल कर अपना खर्चा कर सकें। भाई पैसा आदमी क्यों इनकम जोड़ता है, या आप गुल्लक में, छोटा बच्चा गुल्लक में पैसे जोड़ता है ताकि उसको इकट्ठी रकम मिल सके। उसी प्रकार से जो एक व्यापारी होता है वो जो उसका मान लिया उसका लॉस होगा और उसके लिए आयोजन नहीं करेगा तो उसे बिजनेस में लॉस होता जाएगा, तो वो क्या करता है, पहले से ही वो अपने लाभ में से कुछ हिस्सा रिजर्व कर देता है कि ये हिस्सा उस हानि के लिए है जो आने वाले भविष्य में हो सकती है। वो इमेजिन कर लेता है कि हो सकता है कि कुछ डेटर्स मेरा पैसा ना दें, तब मुझे एकदम पैसे की दिक्कत ना हो, व्यवसाय को एकदम लॉस ना हो, उस लॉस की रिकवरी की जा सके। तो वो क्या करता है, एक प्रोविज़न खोलता है और उसमें उसके लिए लाभ में से कुछ हिस्सा उसमें से डालता जाता है। ठीक है, तो लाभ में आयोजन किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो संबंधित हानि का प्रबंध करने के लिए, और देनदारों से हानि इसी वर्ष लाभ हानि से क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हानि हुई है, मान लिया इस साल हमने 1 साल का बैलेंस शीट बनाया और कुछ डेटर्स ने हमारा पैसा नहीं दिया, अगर हम उस लॉस को नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा एक्चुअल वास्तव में वो हमारा कैसा होगा। देखो बहुत से लोग होते हैं अपनी बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, है ना, कि मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो ये है, लेकिन एक्चुअल स्थिति में उनके पास क्या होता है, केवल वो दिखावे के लिए होते हैं, वास्तव में कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सब लोन लेकर अपना सब चीज़ इकट्ठा करते हैं। तो उस मतलब झूठी शान से बचने के लिए क्या करते हैं, जो कि झूठी व्यवसाय की दिखाई जाएगी,
और लोग बाग पैसा लगाएंगे, उससे क्या होगा कि कुछ कस्टमर कई बार जो व्यवसायी होते हैं वो प्रोविज़न मतलब घटा के नहीं दिखाते हैं, बेड डेट्स को घटा कर नहीं दिखाते हैं, तो उनके बड़े भी लाभ दिखाई देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर से वो अपना पैसा परचेज़ कर सके, इसलिए करते हैं, ठीक है, अपना मतलब माल को क्रय कर सके, ठीक है। अब इस हानि से बचने के लिए, लेकिन जो वास्तव में उनकी एक्चुअल स्थिति होती है, इस हानि से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जो एक प्रोविज़न बना लेते हैं और उस लाभ में से वो हिस्सा निकालते जाते हैं, तो व्यवसाय की एक्चुअल स्थिति पता चल जाती है। और ऐसा करने से उस व्यवसाय को खुद का भी व्यवसाय में एक्चुअल स्थिति पता चल जाती है कि वास्तव में उसे व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर हो गई। जो हमारा बेड डेट प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स था, तो जब हम इसको लॉस से अपना प्रॉफिट एंड लॉस कम करेंगे, इसकी तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, तो देखिए इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बेड डेट्स। ठीक है, फॉर अमाउंट्स ऑफ रिजर्व फॉर बेड डेट्स ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि जो प्रोविज़न होता है बेड डेट्स के लिए वो हमारा एक दायित्व है, तो हमने प्रॉफिट को कम कर दिया और हमने क्या दिखा दिया, रिजर्व फॉर बेड डेट्स दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स आप कहाँ डालते हो, लायबिलिटी साइड में डालते हो। लायबिलिटीज़ क्या होता है, कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो टू रिजर्व फॉर बेड डेट्स, क्योंकि ये आपको आपका दायित्व है कि आप उस खर्चे को दें, उस नुकसान को भरें। ठीक है, तो ये जो है आपकी असेस्ट नहीं है, ये आपका एक लायबिलिटीज़ है, आपका दायित्व है जो आपका क्रेडिट में जाएगा और प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा उस दायित्व से, तो इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये रिजर्व फॉर बेड डेट्स है, ये भी हमारी दो जगह जाती है। कहाँ जाती है, एक तो P&L के डेबिट साइड में जाती है और दूसरी असेस्ट में डेटर्स में से घटाकर दिखाते हैं। ठीक है, फिर जो हमारी नेक्स्ट समायोजना है वो है देनदारों पर छूट के लिए आयोजन, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसका भी प्रोसेस क्या है, ये भी टू साइड जाती है, P&L के डेबिट साइड जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम देनदारों को छूट देंगे, हमारा मतलब लॉस होगा व्यापार का, और देनदारों में से घटा देंगे इसको। ठीक है, देखो जब हम उसमें बैलेंस शीट में लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटर्स लिख देंगे, उसमें से जो भी बेड डेट्स होगा वो घटा देंगे। तो बेड डेट्स की रकम लिख के जो भी रकम आएगी, मान लीजिए ये वाली रकम आ गई, इसमें से हम क्या घटाएंगे, प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स ये घटा देंगे। फिर जो आएगा उसके बाद डिस्काउंट घटाएंगे हम, यानी पहले बेड डेट्स घटाएंगे, फिर प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स घटाएंगे और उसके बाद हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट घटाएंगे। अगर हमें इसकी एंट्री बनानी होगी तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, और फिर क्योंकि अगर हम जैसे देनदारों को हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या है, व्यापार का लॉस है, लॉस कम, उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसे कहाँ दिखाया, डेबिट में, और टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, बाई में। तो अब देखिए, फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये इसकी एंट्री बन गई। अब देखिए नेक्स्ट समायोजना देखते हैं हम। अब देखिए मान लें जो हमने डिस्काउंट की एंट्री बनाई है, तो जो हम डिस्काउंट को डेटर्स में से घटाएंगे तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट फॉर डेटर्स क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है वो आती है लेनदारों पर छूट के लिए संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो देखिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। क्रेडिटर्स पर जब हम संचय दिखाएंगे, यानी लेनदारों पर हमें छूट मिल रही है। लेनदार कौन है, जिससे हमने माल क्रय किया है और हमें छूट मिल रही है, तो व्यापार को फ़ायदा है उसमें, तो क्या बनाएंगे, अब उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा भाई, उसे छूट मिलेगी। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स कम होंगे, क्रेडिटर्स कहाँ हैं, डेबिट क्रेडिट का आइटम होते हैं, जब वो कम होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उपयुक्त संचय के लिए लेनदार खाते में, तो डेटर्स हमारे कम हो गए, और टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
ठीक है। जब प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करेंगे उस डिस्काउंट को तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर क्रेडिट में दिखा दिया, और जब हम क्रेडिटर्स में से घटाएंगे तो क्रेडिटर्स हमारे कम होंगे, तो उसको हमने डेबिट में दिखा दिया। अब इसकी जो हम इफ़ेक्ट दो जगह जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी लेनदार, देखो फिर से सुनो, जो हमारे लेनदार हैं यानी जो हमसे पैसा ले रहे हैं, उन्होंने हमें छूट दी है, यानी वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमें इतने रुपए कम दे दो, तो व्यापार के लिए फ़ायदा है ना। तो जब व्यापार के लिए फ़ायदा है तो P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा, और क्रेडिटर्स में हम इसको घटा के दिखाएंगे, यानी हमारे लेनदार अब कम हो गए हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट एंट्री है आग से माल के लिए हानि। तो देखिए, मान लिया किसी दुकान में आग लग गई या किसी गोडाउन में आग लग गई और उसका सारा माल नष्ट हो गया। तो देखिए, कई बार हम इस प्रकार की हानि से, जो प्राकृतिक हानियाँ होती हैं, ठीक है, जो अचानक नुकसान हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो देखिए, जब हमारा माल का इंश्योरेंस नहीं है तो हम उसकी क्या एंट्री बनाएंगे, हमने उसकी एंट्री बना दी लॉस बाय फायर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग हमारा कम होगा। ट्रेडिंग हमारा किसका होता है, डेबिट का आइटम होता है। और जब हमारा नुकसान होगा, हमारा माल नष्ट होगा, तो ट्रेडिंग हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। और फिर जो हमारा नुकसान होता है, कि कोई भी हमारा नुकसान हो, हम उसे P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, तो P&L हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और किससे कम हो गया, लॉस्ट बाय फायर से कम हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। फायर भी टू साइड में जाता है, एक तो कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग के बाई साइड में जाएगा, और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई नुकसान है तो P&L के डेबिट में जाएगा ही जाएगा। और हम कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में डालेंगे, क्योंकि जो परचेज़ या ओपनिंग स्टॉक होती है हम कहाँ डालते हैं, वो हम डेबिट में डालते हैं, और जो हमारा लॉस हो गया वो हम कहाँ दिखा देंगे, बाई में दिखा देंगे, ठीक है। तो बाई, यदि माल का बीमा करा, ये तो शर्त ये थी कि जब हमने माल का बीमा नहीं करा रखा, ठीक है। यदि माल का बीमा है तो देखिए, जब माल का बीमा हम कराएंगे तो जैसे हमारा माल अग्नि में नष्ट हो गया, तो जो इंश्योरेंस हमने करा रखा है वो हमें कुछ तो पैसे देगी ना। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हमने उस ट्रेडिंग को हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम को दे दिया। अब यदि बीमा कंपनी ने संपूर्ण खाते की रकम का एक भाग चुकाना स्वीकार किया, सपोज़ कीजिए आपका 1 लाख का नुकसान हो गया, और बीमा कंपनी ये कहती है कि मैं आपको 40,000 रुपये या 50,000 रुपये इस नुकसान का दूंगा, तो निम्नलिखित क्या उसकी एंट्री होगी। तो देखिए एंट्री देखते हैं। अब उसकी हम क्या एंट्री बनाएंगे, उसकी एंट्री बनाएंगे हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी एंट्री बनेगी। तो देखिए, इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 लाख का नुकसान हो गया, तो और बीमा कंपनी कह रही है मैं आपको 50,000 रुपये दूंगी, तो बीमा कंपनी के नाम के आगे यहाँ पे आप लिख देंगे 50,000, P&L में लिख देंगे 50,000, और ट्रेडिंग में आप लिख देंगे 1 लाख। क्लियर हो गई। अब देखिए, लॉस बाय फायर, अभी मैंने आपको बताया 2 जगह जाएगी, P&L के क्रेडिट साइड में जाएगी, और असेस्ट में इंश्योरेंस क्लेम करके चली जाएगी। तो P&L में कितनी चली गई आपकी, 50,000 रुपये चली गई, और असेस्ट में आपकी कितनी चली गई, 50,000 आपकी वहाँ चली गई, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारी योजना है वो है हमारा प्रबंधक का कमीशन। तो मैनेजर हमें कमीशन देना है, तो देखिए जब हम कमीशन प्रबंधक को देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि भाई व्यापार किसी प्रबंधक को, मैनेजर को कमीशन दे रहा है, तो व्यापार का तो लॉस हुआ ना। तो क्या एंट्री बनी, P&L अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट फॉर कमीशन चार्ज विद P&L अकाउंट, ठीक है। और ये भी 2 प्रकार से किया जाता है कि हम, ये पहले से ही तय होता है कि कमीशन, जो प्रबंधक को कमीशन देना है वो लाभ से पूर्व देना है, नेट प्रॉफिट निकालने से पूर्व देना है, या नेट प्रॉफिट निकालने के बाद देना है। तो देखिए, यदि क्वेश्चन में दिया गया हो कि लाभ से पूर्व देना है, तो उसका हम फार्मूला क्या बनाएंगे, नेट प्रॉफिट इंटू कमीशन रेट अपॉन 100। और यदि क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि लाभ के बाद देना है, तो उसका हम क्या फार्मूला बनाएंगे, नेट प्रॉफिट इंटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट, ठीक है, उसका ये फार्मूला बनेगा। जैसे कमीशन रेट 10 है, तो लाभ के बाद यदि होगा तो कितना होगा, मान लिया 10,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 इंटू 10/110, तब ये फार्मूला लगेगा। वो है अंतिम रहतिया।
यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारी कहाँ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि बाई में जाती है। आपने जब फाइनल अकाउंट बनाया है तो आप कहाँ डालते हैं, बाई साइड में डालते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब देखिए फॉर क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब देखो यदि अंतिम रहतिया समायोजन में दिया गया हो तो हमारा दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में और असेस्ट में, और यदि तलपट में दिया हो तो केवल एक जगह जाता है, असेस्ट साइड में। अच्छी लगती है। पर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है अन्य समायोजनाएँ, यानी निजी प्रयोग के लिए हमने मान लिया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर परचेज लिखा है, परचेज है ये PURCHASE, परचेज अकाउंट है यहाँ पर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि जब हम निजी प्रयोग के लिए माल निकालेंगे बिजनेस से तो माल हमारा कम हो जाएगा या क्रय कम हो जाएगा, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा दो उसमें जाएगा, परचेज में से घटा देंगे और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल में से ड्राइंग हम जब घटाएंगे उसमें से हम जोड़ देंगे ये वाली जो हमने निजी प्रयोग के लिए माल निकाला। यदि पहले से ड्राइंग दे रखी है तब, और यदि नहीं दे रखी तो हम केवल यही रकम घटा देंगे जो उसमें दिया गया है नीचे समायोजन में।